वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि मैंने आपको लेजर तक बताया था। आज की क्लास में आपको समझना है अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आज की क्लास में समझना है। देखिए, सबसे पहले कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है अकाउंटिंग अगर हम करेंगे तो उसका समीकरण क्या बनना चाहिए, अकाउंटिंग का मेथड क्या है, इसका समीकरण क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, the relations the relationship between assets, liability and capital can be expressed in form of an equation is called accounting equation. Accounting to this equation, assets of business are always equal to total of its capital and liability. Honor equity, it is also called balance sheet equation. The accounting equation is assets equal to liability plus capital. करा कि द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटी और प्लस कैपिटल के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, करा कि कैन बी एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसे हम इक्वेशन यानी कि समीकरण कहते हैं। और इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। नहीं समझे? मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, उनके रिलेशंस को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कॉमन के शब्दों में इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रोसेस को, इस वर्क को हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग का एक समीकरण होता है। मतलब लायबिलिटी प्लस एसेट्स और प्लस कैपिटल, ये तीनों का रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस, मतलब ये जो अकाउंटिंग का जो इक्वेशन होता है एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स के ऑलवेज इक्वल, मतलब बराबर होता है हमेशा किसके, तो टोटल ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के टोटल के और प्लस कैपिटल के टोटल के बराबर होता है आपका क्या, एसेट्स। हाँ, कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा अकाउंटिंग की इक्वेशन होता है, वो जो हमारे अकाउंटिंग की इक्वेशन का जो एसेट्स होता है वो बराबर होता है किसके, लायबिलिटी और कैपिटल की। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का एसेट्स, आर का मतलब है ऑलवेज का मतलब हमेशा, इक्वल का मतलब बराबर, और किसके, तो टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल, यानी कि टोटल लायबिलिटी और टोटल कैपिटल के बराबर होता है। समझ में आया? और कह रहा है कि ऑनर इक्विटी, और ये किसकी इक्विटी है, तो ऑनर की है, व्यापार के मालिक का इक्विटी है। और कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से। और कह रहा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई दिक्कत? मतलब जब भी आपको एसेट्स, मतलब अगर आपको पता हो जाए तो आप ये समझिएगा कि इसका इक्वेशन, इसका जो समीकरण होता है वो आपका होता है एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और इस हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक जो एसेट्स होता है वो बराबर होता है किसका, लायबिलिटी और कैपिटल। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर होता है किसके, एसेट्स के। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा अकाउंटिंग की इक्वेशन होता है। अब चलिए, इसके बाद से अगला ऑप्शन आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग हम करेंगे, लेकिन इसकी कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको करने की रिक्वायरमेंट आती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, आपके सामने दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना? अकाउंटिंग करते समय अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये समझिए कि अकाउंटिंग करते समय आपको दिक्कत आएगी, फिर कुछ भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए अकाउंटिंग आप करिए, इसके पहले जरूरी है कि उसकी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर तरीके से समझिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा, यानी कि किस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको प्रॉपर वर्क करना है, अकाउंटिंग करना है, उसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या दिया? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पहला जो पॉइंट आपका दिया है वो पॉइंट का नाम आपका क्या लिखा हुआ है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट।
और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे कि मनी कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट का मतलब होता है मापा जाता है, और जिसे हम मनी कहा जाता है। अगर कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? पैसा कमाना, मनी प्राप्त करना। और कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब हमारे अगर हम दुकान किए हैं तो दो तरह के लोग आते हैं। एक तो आएंगे और पूछेंगे कि भैया ये कीबोर्ड कै रुपए का पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि 750 रुपए का पड़ेगा, पूछ करके चले खरीदने, फिर दोबारा नहीं है। तो क्या हम उनका बिलिंग बनाएंगे, उनका रसीद बनाएंगे? बोलिए, रसीद उसी का बनाएंगे जो हमारे दुकान से खरीद करके लेके जाएगा, उसी की हम एंट्री करेंगे और तब जाकर के रिसिप्ट निकाल करके हम उसको देंगे, और जो खरीदा ही नहीं उसको हम देंगे। तो वही बात इसमें कह रहा है कि ऐसा ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड उसी को करेंगे जो हमारे बिजनेस में सामान खरीद लिया है। जो केवल पूछ करके गया उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे कि मान के चलिए अपने इंस्टीट्यूट में 4 बच्चे आए जो कहे कि सर हमको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, डीएफए कोर्स में एडमिशन लेना है। 4 बच्चे एक साथ इंक्वायरी लेने आए, तो मान के चलिए 4 बच्चों में 2 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 2 बच्चों ने एडमिशन बोला कि सर हम 5 दिन के 6 दिन के बाद लेंगे। तो अब बताइए, अगर आप डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो किससे? जो एडमिशन लिया है उससे। फीस मांगेंगे तो किससे? जो डॉक्यूमेंट मतलब जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो एडमिशन ले लिया उससे। कि जो छोड़ करके चला गया कि 5 दिन बाद आएंगे, जब वो आएगा तब तो आप उसका खाता तैयार करेंगे। अभी तो जो प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट आपके पास अवेलेबल है उसी से आप पैसा लेंगे, उसी का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी से आप अपना पूरा व्यवस्था लेके चलेंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है, कह रहा है कि मनी के रूप में मेजर किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, जैसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इंप्लॉय सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मतलब इंप्लॉय सेटिस्फाइड होकर के गया है, कोई जरूरी है कि आप ही की दुकान में वो सामान खरीदेगा? किसी और भी दुकान से वो खरीद सकता है, लेकिन व्यापारी जितने रुपए का प्रोडक्ट बेचेगा उतना ही रुपए का वो अकाउंटिंग करेगा। अगर जो सेटिस्फाइड होकर के चला गया है उसका ये रिकॉर्ड नहीं बनाता है। सेम वैसे ही अगर हम 4 बच्चों का एडमिशन के लिए बुलाए हैं, उसमें से 2 बच्चे एडमिशन ले लिए और 2 बच्चों का एडमिशन अभी पेंडिंग है, तो उन्हीं 2 बच्चों से कहेंगे कि अपना डॉक्यूमेंट लाके जमा कर दो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन किया जाए, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, पूरा डिटेल हम उन्हीं से तो लेंगे। लेकिन जो बच्चा बिना एडमिशन कराए चला गया उसका हम कुछ लेंगे? हाँ, बस इंक्वायरी के तौर पर उसका हम नाम नोट कर लेंगे ताकि हम उसको ट्रैक करके फिर बाद में बुला सकें। लेकिन तब जब आएगा तभी तो उसकी अकाउंटिंग करेंगे, तभी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सेटिस्फाइड होकर के गया है, हो सके कि कहीं और भी जा सकता है, या हो सके कि अपने इंस्टीट्यूट में भी आए तो लेट से आए। तो आज जब आएगा तभी जाकर के हम उसका एडमिशन लेंगे और तब जाकर के हम उसका क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोल नहीं रहे आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया है? हाँ, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए हम कोई बिजनेस किए, हमने कोई बिजनेस किया, ठीक है ना? यस करो। इसमें 4 लोग आकर के हमारे बिजनेस में क्या हुए, इन्वॉल्व हुए। 4 कस्टमर हमारे व्यापार में आए कि सर हमको क्या लेना है, कीबोर्ड लेना है। क्या लेना है? कीबोर्ड लेना है। तो मैंने बता दिया कि अगर एक पीस आप कीबोर्ड लेंगे तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया? 1000 रुपया। इसमें से 2 कस्टमर ने क्या कर लिया, खरीद लिया। 2 कस्टमर ने खरीद लिया कीबोर्ड, लेकिन 2 कस्टमर तो बाकी है ना? बोलिए, 2 कस्टमर बाकी है कि नहीं है? तो और ये जो 2 कस्टमर खरीद लिए हैं,
ये बताइए, अगर हमको रिसिप्ट भी बना के देना होगा, इनवॉइस भी बना के देना होगा, तो इसी तो 2 कस्टमर का देंगे। ये तो कस्टमर बाद में आएगा तब तो हम इसका बनाएंगे ना। तो पैसा किससे प्राप्त हो रहा है? जो खरीदा इससे, और जो नहीं खरीदा इससे पैसा मिल रहा है। तो जब ये खरीदेगा तब इससे हम पैसा पाएंगे, लेकिन जिससे हमको पैसा प्राप्त हो रहा है उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसी का रिसिप्ट हम तैयार करके देते हैं। लेकिन ये जब आएगा तब हम इसको बना करके देंगे। हो सके कि आपके बिजनेस में आ भी सकता है, या हो सके कहीं और भी जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सर्टिस्फाइड होकर के गया है। अब कोई जरूरी नहीं कि आप वहीं से आके सामान खरीदें, वो कहीं से भी सामान खरीद सकता है। तो वही बात इसमें कहा रहा है कि जिससे हमको पैसे की प्राप्ति होती है उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये सर्टिस्फाइड करके गया है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। आप समझ में आया? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपका दिया है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग है। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक भी एक अलग एंटिटी है, और हम हमेशा इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मान करके ही अकाउंटिंग करेंगे। जैसे देखिए, बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी आ गया, और प्लस बिजनेस एक अलग एंटिटी आ गई। इन दोनों को हम अलग अलग मान करके एंटिटी मतलब यहाँ मतलब अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे। तो व्यापार का मालिक है, तो व्यापार का मालिक है तो हम उसको प्रोप्राइटर बोल सकते हैं। तो ये हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर हो गया, और प्लस एक हमारा क्या हो गया, बिजनेस हो गया। इन दोनों को अलग अलग मान करके हम अकाउंटिंग करेंगे। इसको भी हम अलग एंटिटी मानेंगे और इसको भी हम अलग एंटिटी मानेंगे। दोनों को अलग अलग मान करके तब हम अकाउंटिंग करते हैं। ये हमारा बिजनेस का एंटिटी होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहे। बोलिए, पहले ही हम मान लें कि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, हम इस बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है कि हम बिजनेस चला पाए? क्यों सो रहे हो जी? क्यों सो रहे हो उमर? अब इसे क्या हुआ? देखिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो क्या मान के कि हमारा भविष्य मतलब हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा। कोई भी आदमी दुकान करता है तो ये मान करके करता है क्या कि 1 महीने बाद हम बंद कर दें। सबका उद्देश्य यही रहता है कि हम मतलब लंबे समय तक लेके जाएंगे, निकट भविष्य में बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं होगी। और इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलता है, ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको हम कंटिन्यू एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी इस कॉन्सेप्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको भी लेते जाइए। मतलब कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया, मतलब ये भविष्य में बंद करने की कैसे रिक्वायरमेंट नहीं आती। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि जैसे कि यदि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये जुग करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस में हम लंबे समय तक करते रहेंगे। जैसे कोई बड़ा बड़ा मशीनरी या प्लांट हम बैठाते हैं तो क्या ये जुग करके बनाते हैं क्या कि मतलब 1 महीने के बाद खत्म हो जाए? उसको हम लंबे समय तक लेके जाने के लिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस आदमी स्टार्ट करता है तो ये मान करके स्टार्ट करता है कि इसको हम लंबे समय तक लेके जाएंगे, निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं होती। तो इस कॉन्सेप्ट को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और प्लस इसका एक और नाम है कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। कंटिन्यू का मतलब सतत ये चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब अगला ऑप्शन, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्ट का मतलब लागत। कह रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये टॉपिक समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक में?
बोलिए। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट आपका दिया है ये है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कह रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मान करके ही हम अकाउंटिंग करेंगे। और जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर का 50,000 में खरीदा है तो उसे हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट 50,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपने अपने बिजनेस में कोई फर्नीचर आपने 50,000 रुपए का खरीद लिया, तो अगर 2 साल बाद भी अगर आप उसकी एंट्री करेंगे तो इसमें अमाउंट में क्या रखेंगे? 50,000 ही रखेंगे। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कास्ट भी कहा जाता है और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मानते हैं। अगर 2 साल बाद आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा है तो अगर 2 साल बाद भी अगर आपने 50,000 रुपया दिया है तो ऐसा नहीं कि जो है 2 साल 4 साल या 6 साल बाद अगर आप उसको बेचेंगे तो बेचने के लिए तो अलग रिपोर्ट है, लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे भी अगर उसको रिकॉर्ड भी करेंगे तो भी 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे क्या होता है मान के चलिए कि हम मोबाइल खरीद लिए 2020 में, हमारे पास मान के चलिए कि 2020 में मोबाइल आ गया 10,000 रुपए का, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर हम 2025 में बेचेंगे तो उसका हम बताएंगे कि नहीं मोबाइल मैंने ज्यादा दाम में खरीदा था, उसका वही ओरिजिनल ही रेट बनाएंगे जितना में मैंने खरीदा था उसके। यानी कि 2 साल 5 साल जितने साल बाद भी अगर आप उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी ओरिजिनल एंट्री मतलब आपको लिखना होता है जितने में आपने उसको खरीदा होता है। अगर आपने 500 में खरीदा तो 500 दिखाइए, अगर आपने 1,000 में खरीदा तो 1,000 में दिखाइए। मतलब जब भी उसकी एंट्री करेंगे तो उसकी ओरिजिनल कास्ट मान करके ही एंट्री करो कि कै रुपए में मैंने खरीदा। वो तो डिपेंड आपके ऊपर है। अगर प्रोडक्ट आपने खरीदा है, अगर प्रोडक्ट आपका सेफ है तो खरीदने से ज्यादा भी अमाउंट आपको मिल सकता है, लेकिन कब? जब सेफ रहेगा तब। लेकिन जब भी हम उसको अकाउंटिंग करेंगे तो ये जरूर बताएंगे कि 20,000 रुपए में मैंने खरीदा था और 20,000 रुपए से एक्स्ट्रा दाम हमको मिला। जैसे क्या होता है कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट अगर हमारा सेफ रहता है, किसी को बेचते हैं महंगा दाम पे, तो बाद में जब बेच देते हैं तो उसके बाद से अपने घर वालों से क्या बताते हैं कि इसको तो मैंने इतना ही रुपए में खरीदा ही था। हाँ, इसको मैंने इतना ही रुपए में खरीदा था लेकिन बेचने के लिए मैंने ज्यादा दाम लगा करके बेच दिया। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी उसकी ओरिजिनल एंट्री करेंगे तो उसकी ओरिजिनल कास्ट मान करके ही एंट्री करेंगे जितना में हमने खरीदा था। अब ये नहीं कि 50,000 में आपने खरीदा था और 2 साल बाद उसकी एंट्री करेंगे तो 40,000 लिख देंगे, ऐसा नहीं, 50,000 ही मेंशन करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं समझ में आया है? अगला क्या पॉइंट आपका दिया है? अगला पॉइंट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में 2 पक्ष होते हैं। कितना पक्ष? 2 पक्ष होते हैं। और पहला पक्ष आपका डेबिट का होता है और दूसरा पक्ष आपका क्रेडिट का होता है। अरे किसी भी ट्रांजेक्शन में 2 ही पक्ष आएगा, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो ये कह रहा है कि डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू की क्या होती है? बराबर होती है। डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू की क्या होती है? बराबर होती है। और कह रहा है कि जैसे कि एग्जांपल आपका दिया है, कह रहा है कि व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। हाँ वही बातें कह रहा है कि व्हेन वी परचेज, जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो कह रहा है कि जितना हम रिसीव करते हैं गुड्स को उतना ही हम क्या करते हैं? पैसा भी देते हैं। अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट मैंने खरीदा तो 10 रुपया हमको भी देना होता है, 10 रुपया पैसा देते हैं। तो 10 रुपए का मैंने सामान पाया तो 10 को रुपया मैंने दे दिया, यानी कि जितने में आपने खरीदा उतना आपने पैसा पेमेंट कर दिया। जितना आपका डेबिट उतना ही आपका क्रेडिट होता है और दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर डेबिट साइड का अमाउंट 10 रुपया आ रहा है तो क्रेडिट साइड का अमाउंट कितना आना चाहिए? 10 ही आना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष आपको कल से हम पढ़ाएंगे, ठीक है? पढ़ के आइएगा इतना पूरा। सिंगल ट्रांजेक्शन से कमाया गया